आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है। आइए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाएगी। क्या है ये, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, ये समझना है, ये देखना है और इसको गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना है। एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के रण आप कच्छ में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क, सबसे बड़ा हो गया, स्थापित करेगा। वहां ये व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगा। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क योजना के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ये महत्वपूर्ण है, बात है आपकी गुजरात के रण ऑफ कच्छ की। अब ये करंट के अफेयर से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु देख लीजिए इससे और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। इससे और प्रश्न हो सकते हैं, देखिए ये है गुजरात का मैप, इंडिया का मैप है, इसमें गुजरात की मैपिंग करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब भी कोई करंट अफेयर्स करेंगे तो उसके साथ साथ कोई ना कोई मैपिंग करेंगे, जिससे कि ज्योग्राफी की संपूर्ण जानकारी हो सके। ज्योग्राफी यानी भूगोल की जड़ में जाकर के आपको समझ में आ सके, इसलिए मैपिंग अनिवार्य करेंगे। इससे इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी भूगोल हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी जीके हो जाएगी कि जिस भी कंपटीशन में आप हाथ डालेंगे 100% आप सफल होंगे। आइए गुजरात की बात करते हैं। ये है आपका गुजरात। अब गुजरात है, ये गुजरात के कौन कौन से गुजरात को टच करते हैं? राजस्थान टच करता है, मध्य प्रदेश टच करता है, महाराष्ट्र टच करता है, दादर एंड नगर हवेली टच करता है, और ये दमन और दीव टच करता है। इतने राज्य, यानी राजस्थान एक, मध्य प्रदेश दो, महाराष्ट्र तीन, और आपका दमन दीव चार, और दादर नगर हवेली पांच। इतने राज्य इसको टच करते हैं। और देखिए इसके पश्चिम में, यानी गुजरात के पश्चिम में ये अरब सागर है। इसके आपके पूरब में मध्य प्रदेश है, ये जो मध्य प्रदेश है। उत्तर में ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। और आपके दक्षिण में महाराष्ट्र है, ये वाला महाराष्ट्र। ये इसकी मैपिंग है जो परीक्षा की दृष्टि से अति उत्तम है। आइए आगे इसके गुजरात के कुछ स्टेट हैं, वो गुजरात स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और भी इसकी जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी आप ले लीजिए कि इसकी मतलब गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई, ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको भी देख लीजिए। स्थापना आपकी 1 मई 1960 को हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? इसकी भाषा पूछी जा सकती है, गुजरात की भाषा क्या है, तो गुजराती है, ये आपको ध्यान रखना है, गुजराती। और क्या प्रश्न हो सकता है? आपके जिले पूछे जा सकते हैं कि कितने कुल जिले हैं, तो आपके 33 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में सीटें कितनी है, ये पूछा जा सकता है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 26 है। विधानसभा के सीटों की संख्या पूछी जा सकती है। मैंने बहुत बार बताया है, परंतु हर बार बताऊंगा जब तक आपके दिमाग में कंफर्म नहीं हो जाए। 182 है। जब तक आपके दिमाग में कंफर्म नहीं हो जाएगा, बिल्कुल घुस नहीं जाएगा, तब तक हर बार बताता रहूंगा। राज्यसभा की सीटें 11 हैं आपकी। नदियां अगर पूछी जाए कि नदियां कौन कौन सी हैं, तो नदियां आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, सरस्वती है, और दमनगंगा है, ये है। लिंगानुपात आपका पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात कितना है,
गुजरात का, तो आपको बता देना 919 है। ये 1000 में होता है, ये आपको बता देना है। आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, जनसंख्या घनत्व, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आया है इस तरीके का प्रश्न। 308 है, ये प्रति यानी व्यक्ति व्यक्ति 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। साक्षरता आपसे पूछी जा सकती है कि साक्षरता कितनी है। मैंने बहुत बार, इतनी बार बताया है कि आपके याद रट गया होगा, 78.3% है। राजधानी आपकी पूछी जा सकती है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके का महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ये आप लोक नृत्य पूछा जा सकता है कि लोक नृत्य क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, गरबा, ये गरबा है आपका। आपसे राजकीय वृक्ष पूछा जा सकता है कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपको बता देना आम है। राजकीय अगर आपसे पशु पूछे, पशु, तो आपको बता देना एशियाई शेर है, एशियाई शेर, जिसे बब्बर शेर कहते हैं, ऐसे मान लो, बब्बर शेर। और भी इसका नाम है, जिसे गिर शेर भी कहते हैं, ऐसे मान लो, गिर शेर, ये है। ये इससे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से याद करिए, बहुत ही गंभीरता से पढ़िए, इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़िए कि आपको करंट के साथ साथ प्राचीन जीके, स्टैटिक जीके इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि किसी भी कंपटीशन में आप हार मानने वाले नहीं है, यदि आप जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े रहेंगे तब। आइए अब इसकी मैपिंग को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। देखिए, अब है ये गुजरात, और गुजरात की वो तो एक सामान्य जानकारी हो गई, मगर गुजरात के अंदर की जानकारी ले लीजिए, जिससे कि पूरी तरीके से गुजरात स्टेट से कहीं से भी प्रश्न आ जाए, कहीं से भी, तो आप हर हालत में करके आएंगे। तो देखिए, अब आपको ये आपका एक है गांधीनगर, तो ये क्या बताया मैंने, गांधीनगर मैंने बताया कि ये राजधानी है। एक एक जिले को क्लियर कर लेंगे। और आपको ये है अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या है, अहमदाबाद में आपका उच्च न्यायालय है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद भारत का गुजरात का, सॉरी, भारत का नहीं, गुजरात का, गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। ये आपकी अहमदाबाद से संबंधित जानकारी है। अब आपका देखिए, ये भावनगर है। अब भावनगर में क्या है, भावनगर में केंद्रीय नमक यानी नमक, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। नमक संस्थान और रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है, ये आपको याद रखना है। और आपका ये है डांग, डांग जो है ये गुजरात का सबसे छोटा छोटा जिला है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखिए, ये है कच्छ, कच्छ देखने में भी लग रहा होगा, ये गुजरात का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। आप देख लीजिए, सबसे ही बड़ा है, कोई इतना बड़ा नहीं है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और इस कच्छ की एक विशेषता है और है, गुजरात का प्रमुख मेला भी यहाँ पर लगता है, जिसे कच्छ महोत्सव भी कहते हैं, ऐसे मान लीजिए इसको कच्छ महोत्सव कहते हैं। ये है आपका। और आपका देख लीजिए, ये है आपका बड़ोदरा, बड़ोदरा आपका इसके ऊपर है, अभी मैंने यहाँ पे देखा था इसको, बहुत ही मोस्ट है बड़ोदरा। चलो बड़ोदरा नहीं तो आप महसाना देख लीजिए, महसाना है ये महसाना, यहाँ पर मोढेरा मंदिर है, मोढेरा मंदिर। और यहाँ पर जो इसमें है पाटन सरस्वती, यानी नदी के किनारे ये स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ऐसे मानना इसको। उसके बाद में आप राजकोट देख लीजिए, ये राजकोट है। इस राजकोट की क्या है, यहाँ पर मूंगफली, इसमें मूंगफली और कपास का सबसे प्रमुख उत्पादन केंद्र है, ये बात देख लीजिए। ये सूरत है आपका, सूरत किस लिए प्रसिद्ध है,
हीरे की यहाँ कटाई होती है और हीरे पर पालिश किया जाता है, ये इसलिए प्रसिद्ध है। और आपका ये है आपका भरूच, ये भरूच देख लीजिए। भरूच किस लिए है? गुजरात का सबसे पुराना शहर है ये, सबसे पुराना प्रथम शहर गुजरात का भरूच है, ये देख लीजिए। उसके बाद में आपका ये जामनगर है। जामनगर किस लिए प्रसिद्ध है? हिंदुओं का सबसे प्रमुख पवित्र स्थल है जामनगर, ये देख लीजिए, इसको याद रखना है। उसके बाद में ये जूनागढ़ है। जूनागढ़ किस लिए है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपके जो मैंने आपको बताया था ये खेड़ा, देखो ये खेड़ा है। खेड़ा किस लिए है? खेड़ा में आपको पता है 1918 में खेड़ा आंदोलन भी हुआ था, और खेड़ा में स्वर्ण पट्टी की भूमि के लिए, स्वर्ण पत्ती मतलब सोने की पत्ती के लिए प्रसिद्ध है, सोने की पत्ती के लिए, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आपके ये महत्वपूर्ण जितने भी हैं, बड़ोदरा देखो ये आया, ये है बड़ोदरा। ये बड़ोदरा किस लिए है? ये दवा के लिए प्रसिद्ध है, कांच के लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। इनके उद्योग यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये साथियों आपको गंभीरता से इसको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? ये आपका आया साहब अगला प्रश्न, हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को 2022 तक किया स्थगित, किस तरीके से किया? हरियाणा सरकार ने नवंबर दिसंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आयोजित करने के अपने पहले के निर्णय को स्थगित कर दिया है। इसने अब फरवरी 2022 में स्पोर्ट्स शो आयोजित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि खेलो इंडिया के दौरान ब्रिक्स गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बता दिया है आपको, यहाँ पे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पर मैं आपको हरियाणा की बात आई है। खेलो इंडिया यूथ गेम को 2022 तक स्थगित किया, क्या कारण है आप जानते हैं, कोरोना से संबंधित बात है ये। आइए आगे देखते हैं। ये आपका फिर इंडिया का मैंने नक्शा लिया है। इस नक्शे में, इस मैप में फिर आपको मुझे बताना है कि हरियाणा, ये है आपका हरियाणा, हरियाणा की सीमा किस किस से टच होती है, ये प्रश्न, ये हम मैपिंग इसकी करेंगे। तो देखो हरियाणा से कौन है? राजस्थान टच होता है। हरियाणा से कौन टच हो रहा है आपका? दिल्ली टच हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा से क्या टच हो रहा है? पंजाब टच हो रहा है। और हरियाणा से कौन टच हो रहा है? हिमाचल प्रदेश टच हो रहा है। ये आपके टचिंग वाले राज्य हैं जो टच हो रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर आपके पश्चिम में पाकिस्तान है, मगर वो सीमा तो पंजाब से लगती है। अब इससे संबंधित क्या और बातें हो सकती हैं जीके की, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ चलो बता देते हैं आपको, जैसे स्थापना पूछी जा सकती है, कब हुई? 1 नवंबर 1966 में हुई, कई बार बताया है, 1966 में हुई, ये प्रश्न आ सकता है। जिले कितने हैं ये बात पूछी जा सकती है, मैंने कई बार बताया 22 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा, लोकसभा की सीटें आपको ध्यान रखनी है, कितनी है लोकसभा की सीटें? सॉरी, लोकसभा की सीटें आपकी 10 है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं, तो आपको 5 बताना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जा सकता है, जिला कौन सा जिला है? सिरसा बताना है आपको, आगे और विस्तार से बता दूंगा। साक्षरता अगर पूछी जाए आपसे कि साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता मैंने बताई है कई बार, 75.6% बताना है। राजकीय खेल अगर पूछा जाए, बहुत महत्वपूर्ण कुश्ती है, ये आपको बताना है। और आपसे वहां का पशु पूछा जाए परंतु राजकीय, तो काला मिरग, जिसे काला हिरण कहते हैं। पक्षी पूछा जाए
तो आपको याद रखना है काला तीतर है, काला तीतर, ये आपको बताना है। आपसे भाषा पूछी जाए क्या है, तो आपको बताना है हिंदी है और हरियाणवी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये सारे आपके कंसेप्ट क्लियर करके आपको चलना है, ताकि हर प्रकार से कोई भी प्रश्न आपका बच नहीं पाए, आपको ये ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे फिर आपकी जो हरियाणा है उसके ये जिले आ गए। उस जिले के महत्वपूर्ण जिले, मतलब हरियाणा के महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। ये आपका है फरीदाबाद, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही कंपटीशन में आता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। शिल्प मेला का मतलब जो क्राफ्ट मेला कहते हैं, यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। और दूसरी बात ये भी है, यहाँ पर सूरदास जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए भी प्रसिद्ध है। एक मेला हो गया आपका, और एक आपका सूरदास जी का जन्म हो गया। अच्छा, उसके बाद में आपका और कौन सा, यमुनानगर आपका बहुत प्रसिद्ध है। ये है यमुनानगर। यमुनानगर किस लिए, यहाँ कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान नाम है, कालेसर और राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए बता रहा हूं, ये इसलिए प्रसिद्ध है। आपका पंचकुला है, ये देखो यहीं का कर्म है, जिसे पिंजौर भी कहते हैं। गिद्ध संरक्षण का प्रजनन केंद्र है, गिद्धों का संरक्षण होता है और आपका प्रजनन केंद्र स्थापित है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ये रेवाड़ी है। रेवाड़ी में क्या है, यहाँ मोर और चिंकारे का प्रजनन केंद्र है, मोर का है और चिंकारा का है। चिंकारा राजस्थान का भी राजकीय पशु है, ये मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद में आपको देखना है ये पानीपत है। आप बहुत ही गंभीरता से जानते होंगे पानीपत। पानीपत हरियाणा में है। बहुत से छात्रों को, मित्रों को ये जानकारी नहीं है। पानीपत का युद्ध बता देंगे 1526, मगर पानीपत कहाँ है ये नहीं बताएंगे। तो पानीपत हरियाणा में है और 1526 ईस्वी में यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। यहीं पर दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा, जो 1556 ईस्वी में हुआ था। इसमें हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी। अकबर इसमें जीत गए थे और हेमू इसमें हार गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ये पानीपत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके देखते हैं किस तरीके से है, और आपका महत्वपूर्ण क्या हो सकता है इसमें, उसे देखना है। ये है महेंद्रगढ़, ये बहुत प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पर शेरशाह, जो शेरशाह सूरी है, उसका बचपन कटा था यहाँ, बचपन बीता था उसका, इसलिए प्रसिद्ध है। आपका है कैथल। कैथल किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर रजिया सुल्तान का कत्ल हुआ था। इतिहास भी पढ़ा रहा हूं मैपिंग कराने के साथ साथ, ये ध्यान रखिए आप, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम कह दो, का कत्ल हुआ था। और वो कत्ल कब हुआ था ये भी आपको बता दें, 1240 ईस्वी में हुआ था। सब इतिहास में बता चुका हूँ अच्छे तरीके से, सॉरी, सबको बता चुका हूँ, मगर आपको ये ध्यान रखते चलना है। ये आपका कैथल हो गया। और आप देखिए, ये है फतेहाबाद। और फतेहाबाद किस लिए है, यह परमाणु विद्युत केंद्र है, हरियाणा का परमाणु विद्युत केंद्र, प्रसिद्ध विद्युत केंद्र है, इसलिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, रजिया को याद रखना है। और क्या है आपके, और कौन से प्रसिद्ध है आपका, एक हिसार है, ये इसके करवट में देख लो, हिसार। हिसार यहाँ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, इन्होंने अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र हिसार को ही चुना था, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। और आपको ध्यान रखना है, बहुत ही प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है,
सब जानते हैं, और ये इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं हरियाणा से, इसलिए इसकी मैपिंग इसके प्रत्येक जिले की करानी पड़ रही है। हर बार कराऊंगा, इतना पक्का करा दूंगा, इतना पक्का करा दूंगा, एग्जाम कोई सा भी हो हर हालत में आपको एग्जाम निकालना ही होगा इस तरीके से की तैयारी करने के द्वारा। देखिए, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, और कुरुक्षेत्र में ही जो महाभारत की रचना हुई थी और वो वेद व्यास ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कुरुक्षेत्र की। और देखिए, और क्या है प्रसिद्ध, जो झज्जर, ये बहुत, झज्जर किस लिए प्रसिद्ध है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ, पशुओं का सबसे बड़ा मेला, मेला, ये आपको याद रखना आता है ये। और आपको क्या याद रखना है, ये है अंबाला। अंबाला किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक का जो टोपरा स्तंभ था वो यहीं पर था, इसलिए अंबाला प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आप देखिए सिरसा, सिरसा किस लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है ये, सबसे बड़ा जिला। जैसे मैंने पीछे कच्छ के बारे में बताया था, अभी कच्छ के बारे में, उसी तरीके से ये है। कच्छ भी इधर की साइड में था, और सिरसा भी इधर की साइड में है। उसके बाद में और क्या महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आ सकता है? करनाल, ये भी आ सकता है, क्योंकि ये जो है करनाल में कल्पना जो चावला थी उनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो जन्म मुझे याद हो 1 जुलाई 1961 को हुआ था, 1 जुलाई 1961 को जन्म हुआ था। और आपको याद होगा 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस के ऊपर ना होकर के किसी और के पे बाद में विस्तार से बता दूंगा आपको। ये है साहब। और क्या है आपको यहाँ, यही महत्वपूर्ण है, अगर इतना कर लेते हैं तो हर हालत में हरियाणा से कोई प्रश्न बचने वाला आपका नहीं है। आइए साथियों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ गया आपका मेका धातु बांध परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आई है। अब ये क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार एक बार फिर 9,000 करोड़ रुपए की मेगाधातु परियोजनाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्या है बताएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन से जलाशय परियोजना का विरोध न करने का आग्रह दिया। स्टालिन ने कहा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कि आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से कहा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने से जलाशय परियोजना का विरोध ना करें। क्यों ना करें? ये साथियों समझने की बात है। इसलिए कहा है, कर्नाटक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है अभी, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मेगाधातु जो परियोजना है इसको बनाना दिया जाए। ये परियोजना आप जान रहे हैं 9,000 करोड़ रुपए की लागत से है, और इसमें सड़सठ 67 फीट की जो जलाशय, जो 67 फीट क्षमता के जलाशय का निर्माण करने की परिकल्पना है ये। और क्या है, लगभग ये 400 मेगावाट, 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करेगी। कर्नाटक सरकार ने तर्क दिया है, कर्नाटक सरकार ने तर्क दिया है, क्या तर्क दिया है कि प्रस्तावित जो जलाशय मासिक आधार पर तमिलनाडु में प्रवाह को नियंत्रित करेगा, ये तर्क है उसका। कर्नाटक के सीएम ने तर्क दिया है कि परियोजना तमिलनाडु के किसानों के हित को प्रभावित नहीं करेगी, मगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये प्रभावित करेगी। और किस तरीके से करेगी वो बताते हैं कि तमिलनाडु को लगता है कि कर्नाटक परियोजना के माध्यम से अनियंत्रित जल ग्रहण प्रवाह को रोक पाना मुश्किल होगा, और तमिलनाडु की तरफ को ये प्रवाह कर दिया जाएगा। राज्य के लिए जल आवंटन योजना पर पहुंचते समय ट्रिब्यूनल द्वारा 2007 के आदेश के द्वारा जल ग्रहण को ध्यान में रखा जाएगा, ये कहा गया है। कर्नाटक क्या कहता है? तमिलनाडु के अनुसार मेघादूती जो परियोजना है कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपरी तटवर्ती राज्य में अभी भी बेंगलुरु की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त बुनियादी ढांचा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित है, बार बार आएगी, आपको ध्यान रखना है। किस किस के बीच है? तमिलनाडु के बीच है, कर्नाटक के बीच है,
इसका और ग्राफ से समझा देता हूं आपको। देखिए, ये है मेगासेतु परियोजना, ये है तमिलनाडु, और ये है आपका कर्नाटक। इसके और इसके बीच में 400, मैंने आपको बताया अभी कि 400 क्या है, 400 मेगावाट है, और इसकी 4 किलोमीटर की लगभग दूरी है। इन दोनों के बीच में विवाद है। विवाद ये है, कर्नाटक कहता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा तमिलनाडु को, तमिलनाडु कहता है नुकसान होगा, जल इधर आएगा। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूं। क्यों परेशान हूं? क्योंकि इधर से जल ग्रहण होता रहता है, जो बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, वैसे ही मैं गहरे में बैठा हुआ हूँ और ये ऊपर से छोड़ेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये मेन विवाद है इन दोनों के अंदर। दोनों के मुख्यमंत्री लड़ते रहते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, अभी पूरी तरीके से समाधान नहीं हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने समाधान अपने स्तर से करने का प्रयास किया है, मगर दोनों राज्य मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, भारत को मिलेगा अपना दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। बहुत अच्छी बात है। क्या है? भारत को जल्द ही दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। न्यू गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश राज्य से होते हुए गुजरेगा और राज्य के कुछ प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। ये लगभग 594 किलोमीटर लंबा होगा। एक्सप्रेस वे शुरू हो जाने के बाद दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का जो मौजूदा समय है वो 10 से 11 घंटे घटकर केवल 6 से 7 घंटे हो जाएगा। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा सबसे लंबा है, इसलिए इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। दीपक काबरा पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज हो गए हैं। दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। पहले, ध्यान रखें। काबरा टोक्यो खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्टिक में अंपायरिंग करते नजर आएंगे। भारत में 2010 का राष्ट्रमंडल खेल उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्य था और 2014 के एशियाई खेलों और युवा ओलंपिक में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय जज बन गए हैं। ये हैं दीपक काबरा, पहले भारतीय हैं जिम्नास्टिक जज हो गए हैं ओलंपिक खेलों में। आइए इनका फोटो देख लेते हैं। ये है साहब आपके, कौन? ध्यान रखें बिल्कुल, दीपक काबरा। ये दीपक काबरा ये है, बने हैं जज। इनको आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज हमने ये करंट अफेयर्स की, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आज की करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बार 2 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में जो पढ़ाया गया है पूरा का पूरा नक्शा उतर जाए। मैंने आपको सबसे पहले गुजरात पढ़ाया, गुजरात की मैपिंग कराई, गुजरात के जिलों की मैपिंग कराई। गुजरात की मैपिंग में मैंने उनकी स्थापना दिवस बताया। स्थापना हुई आपकी 1 मई 1960 को। स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है गुजरात का। भाषा गुजरात की गुजराती है। जिले गुजरात के 33 हैं। लोकसभा की सीटें 26 हैं। विधानसभा की सीटें 182 हैं। ये मैंने बताया। मैंने फिर बताया राज्यसभा की सीटें 11 हैं। फिर मैंने आपको बताया राज्य जो गुजरात की सीमाओं को टच करने वाले राज्य हैं वो राजस्थान करता है, मध्य प्रदेश करता है, महाराष्ट्र करता है, दमन दीव करता है, दादर और नगर हवेली मैंने बताई थी जो गुजरात के नीचे है। नदियां मैंने आपकी बताई कि नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, माही नदी है, साबरमती नदी है, दमन गंगा नदी है। लिंगानुपात मैंने बताया था कि 919 है और ये 1000 पे है। जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया था 308 है प्रति प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। गुजरात राज्य की जो भारत में स्थिति है मैंने आपको बताया कि पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में मध्य प्रदेश है, उत्तर में पाकिस्तान है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो लोक नृत्य है गुजरात के वो गरबा है, प्रमुख लोक नृत्य है। फिर मैंने आपको बताया कि जो पर्यटन स्थल शायद मैं नहीं बताया पाया था, पर्यटन स्थल जो है वो वहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नल सरोवर है, ये मैं आपको बताना चाहिए था, नहीं बता पाया। पक्षी अभ्यारण्य है, ये मैं नहीं बता पाया था, मुझे बताना था, मगर कोई बात नहीं। ये है साबरमती आश्रम है, हड़प्पा स्थल है, लोथल है, कांडला बंदरगाह है।
जो पोरबंदर जिले में है, और कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। और गुजरात में कुल बंदरगाहों की संख्या 58 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजकीय पशु मैंने बताया गिरी शेर है। राजकीय वृक्ष मैंने बताया आम है, ये आपको बताया। मैंने राजकीय साक्षरता बताई थी आपको 78.03% बताई थी मैंने। राजधानी मैंने आपको गांधीनगर बताई थी, ये आपको ध्यान होगा। और मैंने फिर ये बताया था वहाँ का उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भावनगर में मैंने नमक और रसायन अनुसंधान बताए थे, ये मैंने आपको बताया। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला मैंने आपको कच्छ बताया था, ये आपको याद होगा। उसके बाद में मैंने प्रमुख मेला बताया था जो कच्छ में ही लगता है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बड़ोदरा की स्थिति बताई थी। बड़ोदरा में दाम दवा कांच और एक और बताया था मैंने, उर्वरक के प्रमुख उद्योग हैं, ये बताया था। फिर मैंने राजकोट की स्थिति बताई थी जिले का मैपिंग करते समय कि मूंगफली और कपास का उत्पादन होता है। सूरत की स्थिति बताई थी जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है और हीरे की पॉलिश होती है, हीरे की कटाई होती है, ये मैंने आपको बताया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैंने भरूच बताया था जो गुजरात का सबसे पुराना, भरूच के बारे में बताया, गुजरात का सबसे पुराना शहर है, सबसे पुराना जिला है। ये चीजें मैंने बताई। उसके बाद में जूनागढ़ बताया था जो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। महसाणा बताया था जहाँ मोढेरा मंदिर है। इस तरीके से मैंने गुजरात के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके बाद में फिर मैंने आपको हरियाणा के बारे में जानकारी दी कि हरियाणा की जो स्थापना है 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ये मैंने आपको बताया। हरियाणा में जिले की संख्या मैंने आपको 22 बताई थी। लोकसभा में सीटों की संख्या 10 बताई थी। राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 बताई थी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला मैंने आपको सिरसा बताया था। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला मैंने फरीदाबाद बताया था। साक्षरता मैंने आपको 75.6% बताई थी। और राजकीय खेल मैंने आपको कुश्ती बताया था। और मैंने आपको पशु काला मृग बताया था जिसे काला हिरण भी कहते हैं। राज्य के पक्षी मैंने काला तीतर बताया था। राज्य की भाषा मैंने हिंदी बताई थी। और मैंने हरियाणा भी बताई थी। पानीपत के बारे में मैंने बताया था, उसे बुनकरों का शहर कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फरीदाबाद है हरियाणा का, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है अर्थात क्राफ्ट मेला लगता है। यहाँ पर सूरदास का जन्म भी हुआ था, ये भी बताया। मैंने यमुनानगर बताया था कि यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने आपको बताया, ये चीज बताई थी। मैंने आपको पंचकुला के बारे में बताया था जहाँ गिद्धों का संरक्षण होता है, प्रजनन होता है, ये भी बात बताई थी। उसके बाद में मैंने पानीपत का बताया था कि 1526 में 1556 में 2 युद्ध हुए थे पानीपत में। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें बाबर जीता। दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ जिसमें अकबर जीता, ये भी मैंने बताया था। फिर मैंने महेंद्रगढ़ बताया था और बड़ी प्रसिद्धि के साथ बताया था, यहाँ शेर शाह का बचपन बीता था। फिर मैंने कैथल बताया था जहाँ रजिया बेगम का कत्ल हुआ था। कत्ल कब हुआ मैंने आपको ये भी बताया, 1240 ईस्वी में हुआ, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने कुरुक्षेत्र बताया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी और महाभारत की लड़ाई जो है वो 18 दिन चली थी, शायद मैं 18 दिन नहीं बता पाया था। और कुरुक्षेत्र में मैंने आपको ये भी बताया था महाभारत की जो रचना हुई थी वो कुरुक्षेत्र में हुई थी, जिन्होंने वेद व्यास ने की थी। फिर मैंने झज्जर जिला बताया, यहाँ पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला लगता है। अंबाला बताया था, यहाँ अशोक का टोपरा स्तंभ था, अशोक के बारे में मैंने बताया था आपको, ये बताई थी। फिर मैंने सिरसा बताया था जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। करनाल बताया था, करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। और मैंने बताया था 1 जुलाई 1961 को बताया था, 61 को। और 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, परंतु वो इसके जन्म के अवसर पर नहीं मनाया जाता है। इस तरीके से मैंने आपको ये जानकारी दी थी। मैंने सारी जानकारी आपको बताई थी। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था जिले 22 हैं, लोकसभा की स्टेट है 10 है, इस तरीके से ये पहले अभी आपको रिपीट कराया है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपकी समाप्त होती है। फिर मैंने आपको कुछ और शायद उसके बारे में बताया था कि जो मेकाधातु परियोजना है उसके बारे में बताया। मेकाधातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है और ये विवाद है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा,
परंतु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं नुकसान होगा, सारा जल मेरे पास आएगा, डूब जाएंगे हम, मर जाएंगे और बहुत परेशानी होगी। ये 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है ये परियोजना और 67% फिट क्षमता की फिट से बन रही है ये, और इसमें 400 मेगावाट जल विद्युत परियोजना ये है। ये मैंने आपको बताया। आइए साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको गंभीरता से याद हो रहा है, आपके प्रैक्टिस सेट 100% सॉल्व हो रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मुझे अपनी जानकारियों का पता चले कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके का फीडबैक आप बिल्कुल दीजिए। यदि पढ़ाने में कहीं गलती हो रही है तो वो भी बताइए, मैं उसे सुधारने का हर संभव प्रयास करूँगा। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।